हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलीटेक्निक पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेजरमेंट, आज के लेक्चर में मेजरमेंट हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, जिसमें लेक्चर नंबर 15 पढ़ाएंगे आपको। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है मीटर एंड वोल्ट मीटर, एमसी टाइप एंड एमआई टाइप। एमसी का मतलब है मूविंग कॉइल, एमआई का मतलब है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट जो था उसके बारे में हमने बहुत कुछ बता दिया था, उसके फिगर को समझा दिया था। हमने ये भी बताया था कि उसमें एडी करंट डैम्पिंग का यूज किया जाता है कि एल्यूमिनियम फ्रेम होता है, उसके ऊपर और नीचे एक स्पिंडल लगा होता है, उसमें 2 स्प्रिंग लगी होती हैं, एल्यूमिनियम के फ्रेम पे बाइंडिंग होती है और एल्यूमिनियम के फ्रेम से के माध्यम से ही एडी करंट डैम्पिंग क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये बहुत वजन होता है। क्या होता है, बहुत ही वजन होता है, लेकिन फिर भी इसकी सेंसिटिविटी हाई क्यों होती है? हाई इसलिए होती है क्योंकि इसका मूविंग पार्ट बहुत क्या होता है, हल्का होता है। टार्क बहुत ज़्यादा होता है, मूविंग पार्ट बहुत हल्का होता है, इसलिए सेंसिटिविटी इसकी वेरी हाई होती है। इसमें जो परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया जाता है उसका वजन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इस वजह से पूरा ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट हमारा बहुत वेट होता है, उसका बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा उसका क्या होता है, वेट होता है। ठीक है, केवल परमानेंट मैग्नेट की वजह से उसका वेट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी महंगा होता है। अब यहाँ पे इसमें कुछ डिसएडवांटेज है इस इंस्ट्रूमेंट में, मतलब पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में कुछ क्या है, डिसएडवांटेज है। स्प्रिंग पतली होने से करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, मतलब स्प्रिंग जो है बहुत ही पतली इसमें क्या की जाती है, यूज की जाती है, इसलिए करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत ही क्या होती है, कम होती है। या भारी होते हैं तथा महंगे होते हैं। देखिए स्प्रिंग जो है क्या होती है, बहुत ही पतली होती है। यही कारण है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है डायरेक्टली कितना मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली 100 मिली एम्पियर तक की करंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और वोल्टेज जो है 50 मिली वोल्ट तक क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। समझ में आया? इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट 50 मिली वोल्ट तक का वोल्टेज क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और 100 मिली एम्पियर तक की करंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो भी मिली में। सोचिए इतना कम वैल्यू को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मतलब इतना कम वैल्यू को अगर मेजर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनकी सेंसिटिविटी क्या होगी, हाई होगी। सेंसिटिविटी की परिभाषा हमने आपको बहुत पहले ही पढ़ाई थी, तो वहाँ पर हमने आपको बताया होगा। ठीक है, ईरर इसमें क्या क्या होता है, पीएमएमसी में कौन कौन से ईरर होते हैं? एजिंग इफेक्ट। एजिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे मैग्नेट हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा एज होने के कारण जब बहुत दिन का इंस्ट्रूमेंट हमारा हो जाता है तो जो परमानेंट मैग्नेट है उसके अंदर का मैग्नेटिज्म थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने लगता है। ठीक है, तो उसे एजिंग इफेक्ट बोलते हैं। उसकी वजह से ईरर डेवलप होने लगता है। स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग का भी एजिंग इफेक्ट होने की वजह से स्प्रिंग में भी गड़बड़ी आ जाती है। ठीक है, अगर हीट मान लीजिए, इसमें क्या होता है कि जब हीट बढ़ता है तो स्प्रिंग का रेजिस्टेंस क्या होने लगता है, बढ़ता है, जिससे ईरर डेवलप होने लगता है। ठीक है, हीट बढ़ने से जैसे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर या कोई भी टेम्परेचर मतलब इंक्रीज कर रहा है तो स्प्रिंग रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। स्प्रिंग रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, जिससे ईरर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। नीचे की स्प्रिंग टूट जाए तो पॉइंटर 0 पर, और ऊपर की स्प्रिंग टूट जाए तो पॉइंटर हमारा मैक्सिमम रीडिंग पर होता है। समझ में आया? जैसे नीचे की स्प्रिंग अगर टूट जा रही है तो पॉइंटर हमारा कहाँ पर होता है, 0 स्केल के 0 पॉइंट पे होता है। समझ में आया? और ऊपर की स्प्रिंग टूट जाती है तो पॉइंटर हमारा स्केल के मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर के क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, अगर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल से पॉइंटर 0 पर क्या करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है। यदि हम कोई मतलब हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से क्या कराएं, पास कराएं, तो वो स्केल के 0 पॉइंट पे ही क्या करता है, वाइब्रेट करता रहता है। समझ में आया? वैसे तो जेई के पर्पज से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको इतना बता दिया, हालांकि इतना कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा हमने बता दिया, एकदम जेई लेवल है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन केवल आपको इतना ही जानना है, और शायद इतनी सारी चीज़ें आपको किताब में भी ना मिले। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि टार्क इक्वेशन क्या मतलब आता है निकल के, डेरिवेशन ऑफ टार्क, डेरिवेशन ऑफ टार्क। ठीक है, आपको पता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट है,
ये हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, आपको पता है अच्छे तरीके से। ये एल्युमिनियम का क्या है, फ्रेम है। इसमें स्प्रिंग क्या होती है, लपेटी होती है, फिर उसके बाद इसके ऊपर ऐसे कॉइल लपेटी होती है, फिर यहाँ पे जाकर के स्प्रिंग से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इसमें करंट क्या करती है, फ्लो करती है। इसमें करंट आई हमारी क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या होता है, मैग्नेट होता है। हमने आपको उस दिन फिगर बना के दिखाया था, एन और एस होता है। तो यहाँ पर इसका जो मूविंग सिस्टम होता है बहुत ही हल्का होता है, लेकिन ये जो परमानेंट मैग्नेट होता है हमारा, ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। इस वजह से पूरा सिस्टम हमारी काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, वेटेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है इसका। लेकिन मूविंग सिस्टम हमारा क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है। जैसे सेंसिटिविटी होता है, सेंसिटिविटी हाई होती है ना इसकी, तो ऊपर होता है टार्क और बटे क्या होता है, वेट, WIGST। यहाँ पर वेट किसका लेंगे, मूविंग सिस्टम का लेंगे, समझ में आया, ना कि जो स्टेशनरी पार्ट है। तो मूविंग सिस्टम का वेट कम है और टार्क इसमें बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा डेवलप होता है परमानेंट मैग्नेट होने के वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर हम टार्क इक्वेशन की बात करें, तो कैसे टार्क इक्वेशन निकल कर आता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि जो ये किस सिद्धांत पे वर्क करता है, कि जैसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई हमारी कॉइल रखी हुई है, कोई कंडक्टर रखा है और कंडक्टर में धारा प्रवाहित किया जाए तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस बल की वजह से एक टार्क डेवलप होता है और टार्क की वजह से वो क्या करने लगता है, घूमने लगता है, ठीक है। तो जैसे जो बल कार्य करता है या बराबर IBL और साइन क्या होता है, थीटा होता है, समझ में आया। अब यहाँ पर यदि साइन थीटा बराबर क्या हो जाए, 1 हो जाए। 1 तब होगा जब थीटा का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। मतलब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो हमारा साइन थीटा का मान मैक्सिमम हो जाएगा। तो यह बराबर हमारा क्या हो जाएगा, IBL। ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये क्या होगा, मैक्स। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो टार्क होता है, क्या होता है, टार्क, डिफ्लेक्टिंग टार्क जो वर्क करेगा वो क्या होगा, फोर्स इनटू आपका लंबवत दूरी होता है। आपको पता होगा लंबवत दूरी को आप यहाँ पे B से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो फोर्स बराबर आपका कितना है, IBL है। तो IBL इनटू क्या है आपका, B है। तो बताइए L और B A हो जाएगा, IB और क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टार्क। तो अब यहाँ पे क्या है, एक N होता है, जैसे नंबर ऑफ टर्न, उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न भी होगा। तो TD बराबर N इंटू I इंटू B इंटू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, समझ में आया, B इंटू A क्या है आपका, एरिया है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये और ये सब क्या है, कांस्टेंट है। N B फ्लक्स डेंसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी, एरिया और लंबवत दूरी, एरिया के अंदर आपकी लंबाई है और लंबवत दूरी है, ये सब आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क बराबर आपका कांस्टेंट K इंटू क्या होगा, I होगा। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, समझ में आया। TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब आपको पता है, हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर मान लीजिए स्प्रिंग कंट्रोल है, तो स्प्रिंग कंट्रोल के, अगर स्प्रिंग कंट्रोल है तो स्प्रिंग कंट्रोल के केस में कंट्रोलिंग टार्क थीटा के समानुपाती होता है। थीटा कौन सा है, ये आपका हमारा स्केल है, ठीक है। पॉइंटर हमारा पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पे पहुँच गया। तो यहाँ पे पहुँच गया तो इनके बीच जो थीटा है वही आपका ये थीटा है, ठीक है। कंट्रोलिंग टार्क थीटा के सीधे समानुपाती होता है। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन, स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क कंट्रोलिंग टार्क क्या होता है, बराबर होता है। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो बताइए थीटा
या फिर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन एंगल सीधा करंट के क्या है, समानुपाती है। समझ में आया। या फिर आप कह सकते हैं कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। तो करंट जो है, करंट हमारा ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है करंट के सीधा क्या है, समानुपाती है। मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्लेक्शन एंगल बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर ये सीधे क्या है, समानुपाती है। जब ऐसा रिलेशन हो तो ये रिलेशन ये बताता है कि हमारा जो स्केल होगा वो लीनियर होगा। क्या होगा, लीनियर, या फिर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। समझ में आया। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि जो स्केल पर हमारे निशान बने होंगे ये समान दूरी पर बने होंगे। समझ में आया। तो इसका ये मतलब होता है कि ये हमारा स्केल क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो ये जो टार्क हमारा वर्क करता है, उस टार्क की वजह से मूविंग सिस्टम हमारा घूमता है, जिससे जुड़ा स्पिंडल घूमता है, जिससे हमारा पॉइंटर घूमता है, जिससे मेजरमेंट हमारा हो जाता है। तो ये डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है और ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल सीधा करंट के समानुपाती होता है, जिससे हमारा स्केल लीनियर होता है। साथियों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं बहुत ही कम है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और अपने दोस्तों से भी जो है क्या कहते हैं कि सब्सक्राइब नहीं करवाते हैं। आपके कॉलेज में कम से कम 60 लोग होंगे, फर्स्ट ईयर में, वो क्या कहते हैं थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में। आप लोगों से कांटेक्ट करके जो है चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, कोशिश कीजिए। सब्सक्राइब करवाएंगे तो क्या होगा कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाने में कोई भी सब्जेक्ट हमको जो है काफ़ी अच्छा लगेगा और हम आसानी से जल्दी से सब्जेक्ट को ख़त्म करेंगे जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तब, ठीक है। बाकी तो सब्जेक्ट ख़त्म ही होंगे, अब बढ़ें चाहे कम बढ़ें चाहे ज़्यादा बढ़े वो सब अलग बात है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, ठीक है। धन्यवाद।